आज हमारा टॉपिक है फेरेंजाइटिस। फेरेंस जो होता है वो एक लेयर होती है जो हमारे नाक के पीछे, मुंह के पीछे और गले के पीछे, मतलब पूरा पीछे की तरफ जो लेयर होती है उसको हम फेरिंग्स कहते हैं। फेरिंग्स के टिश्यूज़ में अगर सूजन आ जाता है, इन्फ्लेमेशन आ जाता है, तो उस कंडीशन को हम फेरेंजाइटिस कहते हैं। ओके, सो अगर हम क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो फेरेंजाइटिस भी दो तरीके से डिवाइड किए जा सकते हैं, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट फेरेंजाइटिस का मतलब है जब फेरिंग्स में इन्फ्लेमेशन बहुत जल्दी शुरू हो जाता है अचानक से, और फिर वो बहुत जल्दी सही भी हो जाता है विथ और विदाउट ट्रीटमेंट। ओके, जो क्रॉनिक फेरेंजाइटिस होता है वो एक ऐसा कंडीशन है जब फेरिंग्स के टिश्यू में बहुत धीरे से चेंजेस स्टार्ट होती हैं, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होता है, हमें बहुत जल्दी पता नहीं लगता है, लेकिन जब बहुत टाइम बाद जब एक बार वो इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है तो ट्रीटमेंट के बावजूद भी बहुत टाइम लगता है उस कंडीशन में सुधार आने में। ओके, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं क्रॉनिक फेरेंजाइटिस। अगर हम बात करें कारण की तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा जो कारण है वो है बैक्टीरिया का। इसमें स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया होता है जिसको पर्टिकुलरली हम ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई कहते हैं, या सिंपली हम कहें तो एक स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया है जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा फेरेंजाइटिस होने के चांसेस होते हैं। ओके, अगर बैक्टीरिया कारण नहीं है तो वायरल भी एक कारण हो सकता है, वायरस के इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि अगर जिस व्यक्ति को फेरेंजाइटिस हुआ है उन्हें अगर एलर्जी का प्रॉब्लम है तो भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। बहुत ज़्यादा ठंड या ठंडे क्लाइमेट या फिर ठंडी चीज़ों से अगर एक्सपोजर होता है तो भी बहुत ज़्यादा चांसेस देखे जाते हैं फेरेंजाइटिस होने के। ओके, बहुत जल्दी गला ख़राब हो जाता है एंड देन वो फेरेंजाइटिस में चेंज हो सकता है। तो ये सारे कुछ रीजंस हैं जो हम देखते हैं फेरेंजाइटिस होने के। अगर हम पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो बेसिकली जैसे हमने अभी बैक्टीरिया के बारे में बोला, सबसे बड़ा रीज़न जो हमने कहा कि स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया है। तो अगर किसी भी कारणवश स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया अगर फेरिंग्स में एंटर कर जाते हैं, मतलब बॉडी में एंटर कर जाते हैं और फेरिंग्स को अटैक करते हैं, तो वहाँ पे पहले रिस्पॉन्स, इन्फ्लेमेशन के रिस्पॉन्सेस स्टार्ट हो जाएंगे। वहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी भरने लगेगा टिश्यू में, सूजन आने लगेगी थोड़ी थोड़ी, और धीरे धीरे क्या होने लगेगा कि वो जो सेल है या टिश्यूज़ हैं वो ख़राब होने लगेंगी। वो ख़राब होंगी तो वहाँ पे फिर वो ख़राब सेल्स या जो डेड सेल हैं उसके साथ फिर पस बनने लगेगा, और इन सारी चीज़ों की वजह से फेरिंग्स में एक सूजन आना शुरू हो जाएगा, तो उसको हम फेरेंजाइटिस कहेंगे। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि लक्षण क्या हो सकते हैं। फेरेंजाइटिस में हम देखते हैं कि गले में बहुत ज़्यादा नुकीलेपन जैसा दर्द होता है जिसको हम सोर थ्रोट कहते हैं, मतलब वो जो टिश्यू है उसका छिल जाना, तो सोर थ्रोट हो सकता है व्यक्ति को। फीवर आ सकता है, कफिंग, जुकाम, और साथ ही साथ जो नाक है, नाक का बार बार बहते रहना जिसको हम राइनोरिया कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम बहुत कॉमनली देखते हैं। इसी के साथ साथ हो सकता है कि इस प्रॉब्लम की वजह से हेडेक होना, और जो अगर नोज़ के पीछे का फेरिंग्स है, नेज़ोफेरिंग्स जिसको हम कहते हैं, तो स्मेल में थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकता है, टेस्ट में थोड़े बहुत चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं फीवर की वजह से, एंड साथ ही साथ जो निगलने की जो क्षमता होती है, चबाने की, निगलने की, जिसको हम उसमें बदलाव आ जा सकता है। ओके, तो डिफ़िकल्टी इन च्यूइंग, स्वैलोइंग वगैरह को हम डिस्फेजिया कहते हैं। तो ज़्यादातर पेशेंट जिनको फेरेंजाइटिस होता है उनको डिस्फेजिया हो सकता है, मतलब चबाने में, निगलने में सब दिक्कत हो सकती है क्योंकि ये पूरा एरिया जो है वो सूजा हुआ है। ओके, साथ ही साथ बहुत वीकनेस आ जाती है बॉडी में। तो ये सब कुछ थे लक्षण फेरेंजाइटिस के। अगर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की हम बात करें तो कल्चर किए जाते हैं टिश्यूज़ के, जो हम थ्रोट से ले सकते हैं, नाक से ले सकते हैं, और साथ ही साथ ब्लड का भी कल्चर कराया जा सकता है। और कल्चर कर ये पता किया जा सकता है कि वो स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया है या कोई और वायरस है, क्या रीज़न है, कौन सा जीवाणु है जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहा है। ओके, तो ये डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशन में हुआ। यहाँ पे ज़्यादातर एक्सरेज कराने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये पर्टिकुलरली हम कल्चर करा के इसका रिज़ल्ट जान सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेडिकल मैनेजमेंट की, तो मेडिकल जो मैनेजमेंट है फेरेंजाइटिस में, उसमें हम जो बैक्टीरिया की वजह से है तो हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, वायरस की वजह से है तो एंटीवायरल्स देते हैं, और साथ ही साथ हम यहाँ पे पेशेंट को एंटीहिस्टामिन दे सकते हैं इरिटेशन हटाने के लिए,
बहुत ज़्यादा अगर कंजेशन हो रहा है डिकंजेस्टेंस दे सकते हैं, और साथ ही साथ फ़ीवर थोड़ा होने के चांसेस हैं यहाँ पे, तो फ़ीवर के लिए हम एंटीपायरेटिक देते हैं जैसे पैरासीटामोल वगैरह। तो ये सारी चीज़ें, और हम फ्लूइड ज़्यादा लेने के लिए एडवाइस करते हैं। ओके, मेडिकल मैनेजमेंट के अलावा सर्जिकल मैनेजमेंट की ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है फेरेंजाइटिस में, क्योंकि ज़्यादातर ये जो है मेडिकल मैनेजमेंट से ट्रीट हो जाते हैं। तो जहाँ तक ये कोई और कॉम्प्लिकेशन में ना बदलें या किसी और वजहों से ना हो, तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पे सर्जिकल मैनेजमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, लास्ट हम बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि वो कोई भी चीज़ जिससे उनके फेरिंग्स में इरिटेशन हो सकता है, जैसे स्मोकिंग करने से या अल्कोहल शराब वगैरह पीने से, या ऐसी चीज़ों को अवॉइड किया जाए। उन्हें हम एडवाइस करते हैं कि बहुत ज़्यादा पानी पिएं। पानी पीने से जो म्यूकस का गाढ़ापन है वो कम हो सकता है, एंड साथ ही साथ जो वीकनेस है वो ट्रीट हो सकती है। और हम लास्टली उन्हें हम एडवाइस करते हैं कि वो गुनगुने पानी में नमक डाल के उसके गरारे लें, और उससे भी जो सूजन है वो कम हो जाती है। ओके, सो ये है नर्सिंग मैनेजमेंट में। तो ये था फेरेंजाइटिस के बारे में। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।